गांव के चौधरी का बेटा हर रात गांव के एक घर में जाता। वह हर रात अलग अलग घर में जाता था। लोग उसे बड़ी ही आसानी से अपने घर में घुस जाने देते थे। चोरों की तरह वह सभी के घरों में आखिर क्यों जाता था, और जब बाहर आता तो उसकी आंखें लाल होती थी। आखिर ये क्या राज था? इसी का पता लगाने के लिए एक दिन मैं उसका पीछा करते हुए एक घर में छुप गया। फिर जो मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम अरविंद है। मैं कुछ दिन पहले ही अपनी बुआ के घर से यहाँ पर लौटा था, क्योंकि मैं अपनी बुआ के पास ही पढ़ाई करता था। दरअसल ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था और इसके आसपास किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज नहीं था। यहाँ पर रहने वाले सभी अनपढ़ ही थे, क्योंकि यहाँ स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से कोई भी पढ़ाई के बारे में नहीं जानता था, और बाहर शहर में भेजने की इतनी हैसियत नहीं थी इन गांव वालों की कि अपने बच्चों को बाहर शहर में पढ़ाई के लिए भेजते। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे अपनी बुआ के पास भेज दिया, क्योंकि मेरी बुआ शहर में रहती थी और उनके शहर में अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज होने की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ भेज दिया और मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। अभी कुछ ही दिनों की मुझे छुट्टियाँ मिली थी, इसीलिए मैंने अपने गांव आने का विचार किया और यहाँ पर आ गया। अपने माँ पिताजी से मिलकर मैं बहुत खुश था। कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए निकला ही था, तभी मेरी माँ पीछे से आवाज़ देने लगी और कहने लगी कि गांव के चौधरी के घर के आसपास मत जाना, वहाँ पर जाने की सज़ा मिलती है। मैंने माँ से पूछा, क्यों भला? वह कौन सा महाराजा है जो उसके घर के आसपास जाने की भी सज़ा मिलती है? और यह गांव कहाँ उसका है? ये सब लोगों का गांव है। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा तू ये बात नहीं समझेगा। तभी मैंने मेरी माँ पर जोर देते हुए पूछा कि क्या बात है माँ, मुझे बताइए। तभी माँ कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, कुछ साल पहले हमारी ज़मीन पर अकाल पड़ने की वजह से हम लोग भूखे रहने लगे थे। तभी गांव के चौधरी ने हम लोगों को भोजन पानी दिया, जिसका वह एहसान आज तक हम पर जताता है, और हमारी सारी ज़मीनें वह खुद ही बुआई करता है और हम लोगों को बस अपने ही राज में रहने के लिए बोलता है। जैसा चौधरी कहता है वैसा ही हम लोग को करना पड़ता है। अगर उसकी बात नहीं मानते तो वह हम लोगों पर अत्याचार करने लगता है, और हम कहें भी तो किससे कहें। तभी मैंने कहा कि माँ, आप लोगों ने चौधरी के खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तभी माँ कहने लगी कि किसकी हिम्मत थी बेटा कि चौधरी के खिलाफ़ आवाज़ उठा सके, क्योंकि चौधरी ने हमारे मुश्किल वक्त में हमें भोजन पानी देकर हम पर जो एहसान किया था, उस एहसान के तले दबे हुए लोगों ने उसकी तरफ कोई भी उंगली नहीं की, उसे कभी भी नहीं रोका, और उसी का फ़ायदा चौधरी हमेशा उठाता आ रहा है। तभी मैंने माँ से कहा कि तो फिर हमारे हिस्से की जो ज़मीन है वह क्या चौधरी के पास है? तभी माँ कहने लगी, हाँ, सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे गांव के लोगों की ज़मीन चौधरी के पास है, और चौधरी ही उसे इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों से दिहाड़ी मजदूरी काम करवाता है, और हमारे ही खेतों में काम करवा कर हमारी ही फसलों का मुनाफा वह अपने घर में ले जाता है, और हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना बस 2 वक्त का भोजन और कुछ पैसे देकर भगा देता है। हम लोग कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते, और जब कोई भी चौधरी के घर के आसपास से जाता है तो वह उन्हें सज़ा देता है, क्योंकि उसका यह नियम है कि उसके घर के आसपास कोई भी गरीब नहीं घूमेगा। वह खुद को बहुत ज़्यादा अमीर और घमंडी समझता है, इसीलिए हम गरीब लोगों को वह अपने घर के आसपास भी नहीं फटकने देता। अगर कोई गलती से चला भी जाए तो उसे बहुत भारी सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए बेटा तू वहाँ मत जाना, और अगर तुम अपने बुआ के यहाँ से 4 दिनों के लिए आया है तो मैं नहीं चाहती कि तू चौधरी के अत्याचारों का शिकार बने। इसीलिए तुम अपने गांव में इधर उधर ही घूम लेना, उस चौधरी के घर के आसपास मत जाना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इस तरह क्यों जी रहे हैं। आखिर वह चौधरी ही तो है, कोई भगवान तो नहीं है। और वैसे भी अगर सब लोग मिलकर उस चौधरी का सामना करें, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गांव वालों की कमाई खाए।
अभी माँ को कुछ नहीं समझा सकता था, क्योंकि माँ तो चौधरी के डर से पूरी तरह डरी हुई थी। घर में पिताजी से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी तो माँ की तरह ही यही सोच बनाए हुए थे। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया। एक पेड़ के नीचे हम सभी दोस्त बैठे थे। तभी मेरा एक दोस्त कहने लगा, अरविंद तू तो बहुत मज़े में है अपनी बुआ के पास जाकर। अगर यहाँ पर रहता तो हमारी तरह पूरा दिन खेतों में काम करता और बदले में तुझे सूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तू तो अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है और अच्छा खासा खाना पीना भी खा पी रहा है। तेरे तो बड़े मज़े हैं। तभी मैं अपने दोस्तों से कहने लगा कि ये सब आप लोगों की गलती है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप ऐसे ही दबे रहेंगे, और बड़े लोगों की तो छोड़ो, उनके तो उसूल ही ऐसे हैं। लेकिन आप जैसी नई युवा पीढ़ी भी चौधरी के चपेट में आ रही है। ये सब कैसे हो रहा है? तभी मेरे दोस्त कहने लगे कि यार तुम शहर में पढ़ाई करके आए हो, इसीलिए तुझे ऐसी बातें आ रही है। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि चौधरी का सामना कर सकें। फिर हम लोग ऐसे ही बातें करके अपने घर को चले आए। मेरे को तो रात को यही बातें सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और मेरे गांव पर इतना जुल्म हो रहा है। मुझे आज तक पता नहीं चला था और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के सामने जब ये बात खोली तो उन लोगों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब मैं अकेला क्या कर सकता था। इसीलिए मुझे नींद नहीं आने की वजह से मैं घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बने पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया और मन में बस यही सब बातें सोच रहा था। तभी मैंने देखा कि चौधरी का छोटा बेटा अपने घर से निकलकर गांव की तरफ जा रहा है। और चौधरी का छोटा बेटा अक्सर शहर में रहता है, वह कभी कभार यहाँ आता है, लेकिन माँ ने कहा था कि उसका बेटा अभी पिछले 2-3 महीने से यहीं पर रह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चौधरी के बेटे की तरफ देखता रहा और मैंने देखा कि वह गांव के एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और घर का मुखिया उस दरवाजे को खोलता है और जल्दी से उस चौधरी के छोटे बेटे को घर में घुसा लेता है। और थोड़ी ही देर बाद जब वह लड़का उसके घर से बाहर निकलता है तो उसकी आंखें लाल होती है, जैसे मानो वह रो कर आया हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी का बेटा और जिसका बाप इतना बड़ा आदमी है, पूरे गांव को अपने राज में रखता है, उसका बेटा इस तरह गरीबों के घर में जाता है और वह भी चोरी चुपके और रोकर बाहर क्यों निकलता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं वहाँ से घर चला गया और अब तो हर रोज़ मैं बाहर टहलने के लिए चला जाता, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। और नींद ना आने की 2 वजह थी। एक तो उस चौधरी की हरकतों का फिक्र, और दूसरे यहाँ पर कोई भी पंखा ना होने की वजह से मुझे गर्मी में नींद नहीं आती थी, क्योंकि बुआ के घर एसी में रह रहकर मेरा शरीर पूरी तरह से उसी तरह ढल चुका था। इसीलिए मैं रोज़ रात को बाहर की हवा खाने के लिए निकल जाता था। लेकिन मैं हर रोज़ देखता हूँ कि चौधरी का छोटा बेटा घर से बाहर जाता है और गाँव के हर एक घर में जाता है। हर रोज़ उसका नया नया घर होता है और घर के मुखिया उसे अंदर ऐसे घुसा लेते थे मानो उन्हीं का बेटा हो, और जब वह बाहर आता तो उसका हुलिया ख़राब होता था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना चौधरी के बेटे का पीछा किया जाए, और मैंने पूरे ध्यान से देखा कि चौधरी के बेटे का कल कौन सा घर होने वाला है जिसमें वह रात को जाएगा। इसी तरह जैसे ही मुझे पता चला कि रामू काका का घर है जहां वह रात को जाने वाला है, इसलिए मैं पहले ही मौका पाकर रामू काका के घर के एक कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। तभी रात का समय हुआ और चौधरी का छोटा बेटा उनके घर में आया। अब तो मेरा घबराहट के मारे जी घबरा रहा था कि पता नहीं है क्या होगा, और कोई अगर मुझे यहाँ देख लेगा तो चौधरी का बेटा मुझे अपने पिता से सज़ा ना दिलवा दे। फिर मैं वही धैर्य बनाए हुए बैठा रहा। कुछ देर बाद जब चौधरी का बेटा घर के अंदर आया तो वह रामू काका के गले लग गया और काकी के पैरों के हाथ लगाते हुए वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामू काका को देते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पिता के अत्याचारों को तो मैं नहीं रोक सकता,
क्योंकि मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानने वाले। लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। अब तो मेरे सारी बात समझ में आ चुकी थी। अब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि चौधरी के बेटे का इतना दयावान दिल देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कोने से बाहर गया। मुझे वहाँ पर देख सब लोग घबरा गए। चौधरी का बेटा मुझसे कहने लगा कि अरविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैं उसे कहने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे हर रोज़ हर एक घर में जाते देखता तो मुझे शक हो गया था कि पता नहीं तू क्या कर रहा होगा। इसीलिए मैंने आज यहाँ छुप कर सब कुछ देखने का प्लान बनाया था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा तो मेरा सारा वहम निकल चुका था। तो बहुत अच्छा इंसान है यार, अपने निर्दय बाप का बेटा भी ऐसा हो सकता है क्या? तभी वह मेरे गले लग गया और कहने लगा कि मैं क्या करूं। मेरे पिताजी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानते। इसीलिए मैं रोज़ रात को अपने पिताजी की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर इन गरीबों के घर रात को देकर जाता हूँ कि यह लोग भूखे ना मरें। इसीलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं ऐसा करता हूँ। तभी मेरी आंखों से आंसू आ गए कि हर कोई बुरा नहीं हो सकता, आज भी अच्छाई ज़िंदा है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम लोग मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और आपके पिता को सबक सिखाएंगे। तभी वह कहने लगा कि हाँ। फिर दूसरे दिन हमने सब गाँव वालों को इकट्ठा किया और सब गांव वालों के दिल में हिम्मत जगाई और चौधरी का बेटा साथ होने की वजह से उन लोगों को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा और सब लोगों ने आवाज़ उठाई और चौधरी के खिलाफ़ जा खड़े हुए। अब चौधरी का पल्ला बिल्कुल हल्का हो चुका था। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। सब लोग एक तरफ होने की वजह से तो चौधरी को झुकना ही पड़ा और उसने सब गांव वालों की ज़मीन उन्हें वापस लौटा दी। अब तो मेरी आंखों में इस खुशी के आंसू थे कि शायद मैं 2-4 दिन ही सही, लेकिन आकर मैंने इन गांव वालों को आज़ाद करवा दिया। और मन में साथ में ही चौधरी के बेटे के लिए बहुत ही दुआएं निकल रही थी कि इसकी वजह से आज मैं इस काम में सफल हो पाया हूँ। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।